जिस टाइम वो घर से बाहर जा रहा था तो रास्ते दो थे जाने वाले, तो पता नहीं मैंने बाहर निकल के पापा को ये कहा, पापा आप इसको इस रास्ते से मत लेके जाओ। तो पापा ने कहा तू बड़े वहम करती है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप इसको इस रास्ते से मत भेजो, आप इसको इस रास्ते से भेजो। पापा जो गाड़ी मंगवाई हुई थी उसका मुंह उस साइड में ही था, उत्तर दिशा की ओर, और वो उस गाड़ी में बैठ के गया। उसके बाद हमने उसको नहीं देखा लास्ट टाइम 81 में। रॉ के अधिकारी प्रधानमंत्री इंदिरा को पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों के बारे में ब्रीफ कर रहे थे। इतनी सटीक जानकारी देख इंदिरा हैरानी जाहिर करती है। तब उन्हें बताया जाता है पाकिस्तानी सेना में मेजर नबी अहमद शाकिर के बारे में। मेजर नबी की बहादुरी और कौशल से प्रभावित इंदिरा उन्हें एक नया नाम देती है, ब्लैक टाइगर। नमस्कार, मैं हूं प्रशंसा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं मेजर नबी यानी कि रविंद्र कौशिक की। रविंद्र का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक फौजी परिवार में हुआ। रविंद्र की बहन शशि वशिष्ठ बताती हैं, हम 4 बहन भाई थे और मेरे से छोटा मेरा भाई रविंद्र कौशिक, उससे छोटा एक और था, और सबसे छोटी एक सिस्टर। चारों में वो सबसे ज़्यादा चंचल और सुंदर था। उसकी शक्ल विनोद खन्ना से मिलती थी। लोग जब वो रास्ते में निकलता था विनोद खन्ना के नाम से उसको बुलाते थे। 20 साल की उम्र में गंगानगर में एसडी पिहानी कॉलेज से रविंद्र ने बीकॉम करने के लिए दाखिला लिया। एक्टिंग का जुनून रविंद्र को शुरू से ही था। नतीजन कॉलेज के थिएटर ग्रुप का हिस्सा भी बन गए। अब रविंद्र की बहन बताती हैं, स्टेज पे जाने का या बॉर्डर पे या कुछ ऐसे सिपाही बनना या लकड़ी से लेके बंदूक चलाना, वो तो उसका काम था। उसको बचपन से ही ऐसा कुछ शौक था। ऐसे एक्टिंग करते करते वो स्टेज पे जाने लग गया। बचपन से ही उसको शौक था तो स्टेज पे होने लग गया, उसका प्रोग्राम होने लग गए। तो मोने एक्टिंग में बहुत होशियार था वो। इस अधिकारी ने रविंद्र की अदाकारी की तारीफ करते हुए रॉ का हिस्सा बनने का ऑफर दिया। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, जिसके बाद शुरू होती है रविंद्र की ट्रेनिंग। शुरुआती ट्रेनिंग पंजाब के अमृतसर में हुई, जहां रविंद्र को उर्दू लिखना पढ़ना और इस्लामी तौर तरीके सिखाए गए। यही नहीं, इन्हें एक नया नाम नबी अहमद शाकिर दिया गया। आगे की ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान रविंद्र को 7-8 देशों में भेजा गया, जिसमें पाकिस्तान भी एक था। यह रविंद्र का ट्रायल पीरियड था। इस दौरान रविंद्र को कुछ छोटी मोटी जानकारी जुटाने का काम मिला और रविंद्र ने अपने इन मिशंस को बखूबी सरंजाम दिया। आखिरकार रविंद्र के भारत में सारे रिकॉर्ड्स को जला दिया गया और अब उन्हें एक नई पहचान के साथ पाकिस्तान भेजा गया। सन 1976 में रविंद्र ने कराची यूनिवर्सिटी में LLB के लिए दाखिला लिया, लेकिन अब उनका नाम था नबी अहमद शाकिर। किसी एजेंट के लिए अपनी पहचान पक्की करने के लिए वहां शादी कर लेना बेहद जरूरी माना जाता है। नबी ने पाकिस्तानी आर्मी के एक दर्जी की बेटी अमानत से शादी कर ली। वकालत की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद नबी ने पाकिस्तान आर्मी में अफसर का एग्जाम दिया और 1990 में सेलेक्ट भी हो गए। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। इसी के साथ राजस्थान का रविंद्र पाकिस्तान सेना का 2nd लेफ्टिनेंट नबी बन चुका था। रविंद्र ने एक के बाद एक 4 प्रमोशंस भी लिए और पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गए। इसी दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। इस पूरे टाइम रविंद्र का परिवार यही मानता था कि उनका बेटा दुबई में नौकरी करता है और 6 साल बाद सन 1981 में रविंद्र को घर आने की परमिशन मिली। उनकी बहन शशि बताती हैं कि जब वो आया तो सबके लिए खूब सारे गिफ्ट्स लाया और हम सबको शक तक नहीं होने दिया कि वो आखिर करता क्या है। हालांकि उसने हमें ये जरूर बताया कि उसने दुबई में अमानत नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। पापा को ये सुन के बहुत बुरा भी लगा। खैर, जल्द ही रविंद्र वापस पाकिस्तान लौट गए और फिर से नबी अहमद शाकिर बन गए। 1983 आते आते नबी पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गए थे। इसी दौरान रॉ ने अपने एक एजेंट इनायत मसीह को मेजर नबी से मिलने भेजा, जो पाकिस्तानी एजेंसी के हत्थे चढ़ गया। इनायत मसीह से पाकिस्तानी एजेंसी ने मेजर नबी के बारे में जानकारी निकलवा ली और उन्हें 1983 में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शुरू होती है नबी अहमद यानी रविंद्र कौशिक की यातनाओं का दौर। उन्हें लगातार 3 साल तक 5x5 की अंधेरी कोठरी में रखा गया। 3 साल तक उन्होंने सूरज तक नहीं देखा।
यहाँ पाकिस्तान ने उन्हें क्रूर से क्रूर यातनाएं दी, जिसमें जिंदा नाखून नोच के निकाल लेना, हफ्तों तक लटकाए रखना, सोने न देना, बर्फ की सिल्लियों पर लेटा देना शामिल है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक भी ढंग की जानकारी नहीं दी। 3 साल बाद उनका मामला कोर्ट में आता है, जहां उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। इधर गंगानगर में परेशान हो रहे परिवार के पास अपनी रविंद्र की कोई सुध नहीं थी। आखिरकार परिवार को उनका एक खत मिला, जिसमें उन्होंने अपने खोज खबर देते हुए बताया कि उन्हें फांसी की सजा हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, भारत सरकार उन्हें जल्द ही छुड़ा देगी। उनके पिता ये सदमा सहन नहीं कर पाए और चल बसे। वहां रविंद्र जेल में पाकिस्तान के टॉर्चर का सामना कर रहे थे और यहाँ भारत में उनका परिवार भारत सरकार का। रविंद्र कौशिक के भाई राजेंद्र ने दिल्ली से जयपुर तक दर दर की ठोकरें खाई, पर उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। रविंद्र ने निराश होकर अपने खत में लिखा था, क्या हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले को यही मिलता है? आखिरकार 1987 में रविंद्र को मियांवाली जेल में शिफ्ट किया गया, जहां वो एक और रॉ एजेंट करामत राही के साथ कैद थे। रविंद्र ने अपने परिवार को लिखे खत में जिक्र किया कि पाकिस्तान जेल में ऑल इंडिया रेडियो की सूरतगढ़ स्टेशन का एक शो मिट्टी की खुशबू सुना जाता है, उसके जरिए मुझ तक मेरे परिवार की कोई खबर पहुंच जाए। रविंद्र की भांजी आयु को सूरतगढ़ स्टेशन ले जाया गया और वहां बातों बातों में उन तक खबर पहुंच गई। ये शो रविंद्र ने पाकिस्तान जेल में सुना। रविंद्र ये जानकर टूट गए कि उनका भाई गंगानगर छोड़कर जयपुर आ गया और उनके पापा दुनिया छोड़ गए, उनका सारा परिवार बिखर गया। रविंद्र ने आखिरी खत में अपनी बुरी हालत का जिक्र करते हुए लिखा कि अगर वो अमेरिकी होते तो 3 दिन में छूट जाते। इस चिट्ठी के 2 दिन बाद ही रविंद्र की मौत पाकिस्तान के सियालकोट जेल में नवंबर 2001 को टीबी के बीमारी से हो गई। आप जानते हैं उनके परिवार के लिए भारत सरकार ने क्या किया? उन्हें दी गई सन 2006 तक 2000 रुपए की पेंशन, दुख, वियोग और कुछ ना कर पाने की हरारत। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।